तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। आपको पता हो तो हमने अभी YouTube चैनल स्टार्ट किया है और पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 के अध्याय 2 के बारे में पढ़ा था या अध्ययन किया था। तो अब हम लेके आए हैं कक्षा 8 का ही गणित का अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 कक्षा 8 का हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, चतुर्भुजों को समझना। क्या पढ़ रहे हैं हम? चतुर्भुजों को समझना। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं पूरे चैप्टर में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि बहुभुज क्या होता है या किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे उत्तल और अवतल बहुभुज। फिर उसके बाद एक टॉपिक है सम तथा विषम बहुभुज। फिर है बहुभुज के बाह्य कोण का योग क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर होता है भाई कि सम बहुभुज की भुजा ज्ञात करना सीखेंगे। कोई भी समबहुभुज दे रखा है तो उसकी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। फिर चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ेंगे। अब चतुर्भुजों के प्रकार में बहुत सारे प्रकार आएंगे तो वो पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे भाई के कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज होते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे विशिष्ट प्रकार के आपको उदाहरण बता देता हूँ, आयत, वर्ग वगैरह। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लेते हैं सबसे पहले बहुभुज। क्या लेते हैं हम? बहुभुज। बहुभुज किन्हें कहते हैं? बहुभुज उन्हें कहते हैं जिनकी 2 से अधिक भुजाएं हो। जिन सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। बस इतना सा है। अब ये जो हम पढ़ेंगे इसमें उत्तल, अवतल तथा सम, विषम जो होंगे। जैसे ये 3 टॉपिक जो है हम ऐसे ही मौखिक पढ़ने की कोशिश करेंगे या मतलब ऐसे ही समझने की, शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। तो बहुभुज आपको पता चल गया कि जिसमें 2 से अधिक भुजाएं हो तथा सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। अब देखते हैं उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल सबसे पहले समझते हैं उत्तल क्या होता है। उत्तल वो होता है जो बाहर की ओर उभरा हुआ हो और अवतल वो होता है जो अंदर की ओर धसा हुआ हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, बहुभुज दे रखा है पीछे। बहुभुज यानी हमें पता चल गया जिसमें 2 से अधिक क्या हो? भुजाएं। जैसे 3 हो गया, 4, 5, 6, कितनी भी हो सकती है। उत्तल का मतलब अभी हमने समझा कि जो बाहर निकला हुआ हो। जैसे उत्तल का मतलब समझते हैं यहाँ पे। उत्तल यानी मैंने बोला जो बाहर की ओर निकला हुआ हो। ये देखो, ये यहाँ से बाहर निकला हुआ है, ये यहाँ से भी बाहर निकला हुआ है, तो ये किस में आएगा? उत्तल बहुभुज में। अब देखते हैं अवतल में। क्या देखते हैं? अवतल देखते हैं। तो अवतल में मैंने बताया आपको जो अंदर धसा हुआ हो। जैसे तो ये किस में आएगा? अवतल में आएगा। सीधा सिंपल है ये तो। अब देखते हैं सम तथा विषम। सम तथा विषम। सम तथा विषम क्या होता है भाई? सम जिसमें 2 से जो विभाजित होते हैं, विषम जिसमें 2 से विभाजित नहीं होते हैं। सम मतलब ये होगा कि भाई जो आकृति क्या होगी? समान होगी। विषम यानी कि जो आकृति समान नहीं होगी। देखते हैं सम। सम जैसे कि हमने अभी बोला जिसमें सारी भुजाएं कैसी होगी? समान होगी। जैसे कि मैं एक आकृति बनाता हूं, बहुभुजी है जिसमें 2 से अधिक क्या हो? भुजाएं हो, वो क्या कहलाती है? बहुभुज। तो इसमें सारी कैसी होगी? समान। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। अब विषम देखते हैं। ये तो हो गई सम, ये क्या होगी अब? विषम, जिसमें आकृतियां समान ना हो। मतलब आकृतियां क्या? भुजाइयां समान हो। जैसे ये और ये सेम है, बट ये और ये क्या है? अलग अलग है। तो जिसमें सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, वो तो सम में आएगी। और जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, वो किस में आएगी? विषम में आएगी। ये हमने देख लिया सम तथा विषम। सम तथा विषम के बाद है हमारा बाह्य कोणों का योग। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ये फिक्स है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो ये भी हमारा हो गया। अब देखते हैं सम बहुभुज की भुजा ज्ञात करना। अब सम बहुभुज की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे?
कि हमको तो कोई भुजा नहीं दे रखी है या भुजा की माप ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे? हमको पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो हमें जितनी भुजाओं वाली आकृति दे रखी होगी बस उनका भाग दे देंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, इसका एक सूत्र होता है, तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं कि 360/n। यहाँ n क्या है? यहाँ पे n बराबर भुजाओं की संख्या। n बराबर क्या है? भुजाओं की संख्या। n अपना क्या है? यहाँ पे भुजाओं की संख्या दे रखी है। तो अब देखते हैं, जैसे आपको दे रखा है एक पंचभुज में किस में दे रखा है आपको? एक पंचभुज में। देखते हैं पंचभुज क्या दे रखा है आपको? कि एक पंचभुज दे रखा है, उसमें प्रत्येक भुजा की माप निकालिए। तो हमको पता है कि भाई पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? 5 भुजाएं होती है, यानी n का मान हमारा कितना आ गया? 5। अब सूत्र भी हमें पता है, लगाइए सूत्र और देखते हैं। 360/5 करेंगे, काटेंगे इनको, काटिए। कटेगा 72 बार। तो आपकी प्रत्येक भुजा, यानी एक भुजा का माप कितना आ गया? 72 आ गया। तो प्रत्येक भुजा का माप कितना आ गया आपके? 72 आ गया। यहाँ पे यही तो बोल रहा था कि सम बहुभुज की भुजा ज्ञात करना, तो हमने भुजा ज्ञात कर ली कि कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। तो सबसे पहले चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति क्या होती है? चतुर्भुज होती है। तो 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति क्या होती है? चतुर्भुज होती है। हम उसके प्रकार देख रहे हैं, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समलम। क्या पढ़ेंगे? समलम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पतंग, फिर पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, फिर पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुजों के अवयव पढ़ेंगे। मतलब प्रकार बोलो, अवयव बोलो, एक ही है। फिर आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज के कोण पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज के कोण। और फिर पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो हमारा ये तो हो गया समबहुभुज की भुजा ज्ञात करना। अब हम लेते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजों के प्रकार में सबसे पहला दे रखा है समलम। तो समझते हैं समलम क्या होता है। समलम ये होता है कि भाई मतलब बहुभुज या चतुर्भुज पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? चतुर्भुज। क्या पढ़ रहे हैं हम? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज या चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म, जिसका एक युग्म समान लंबाई से, एक युग्म समान लंबाई से अनंत तक चले, समान लंबाई से अनंत तक चले, वो क्या कहलाएंगे? समलम कहलाएंगे। तो समझते हैं अब, जैसे हमको एक आकृति दे रखी है, इन दोनों के बीच की जो लंबाई दे रखी है हमको, इन दोनों के बीच की जो लंबाई है क्या है भाई? एक युग्म जो है समान लंबाई से अनंत तक चले। इनकी बीच की लंबाई जो है क्या होगी? समान होगी। यानी कि यहाँ पे भी क्या होगी? वही अंतर होगा, यहाँ पे होगा तो भी वही होगा, बीच में होगा तो भी वही होगा। यानी ये अनंत तक चलते जाएंगे तो भी इनकी लंबाई क्या आएगी? सेम आएगी। वो होता है समलम। अब पतंग समझते हैं। पतंग एक विशिष्ट प्रकार का क्या है? जो है चतुर्भुज है। इसमें आप बस आकृति से समझिए। जैसे आप पतंग तो आप सभी ने देखी होगी कि ये पतंग है आपकी। इसमें क्या होती है? जो ये आसपास वाली भुजाएं होती है ये समान होती है। क्या होती है? आसपास वाली भुजाएं समान होती है। जैसे ये भी देख लीजिए, तो ये और ये। जैसे एक और देखते हैं, तो क्या होगा? ये सेम होगी, ये और ये सेम होगी। तो ये क्या होगा? पतंग होगा। अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या देखते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है भाई? ये देखते हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं कि जिनकी आमने सामने की भुजाएं होगी। क्या होगी? आमने सामने की जो भुजाएं होगी समान लंबाई से या समान अंतर से अनंत तक चले। लिखते हैं जिनकी
आमने सामने की भुजाएं समान अंतर से अनंत तक चले, यानी जिनकी आमने सामने की भुजाएं समान अंतर से कहां तक चले, अनंत तक चले, वो क्या होगी, समांतर चतुर्भुज होंगे। देखो हमने अभी क्या पढ़ लिया, समलंब पढ़ लिया, पतंग पढ़ लिया, और हमारा तीसरा पॉइंट जो था समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया। तो आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो अब लेके आए हैं चतुर्भुजों के अवयव। तो आइए चतुर्भुजों के अवयव के बारे में बात करते हैं। हमको एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, आसन भुजाएं तथा आसन कोण क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं मैं आपको समझा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। सम्मुख भुजाएं वे होती है जो आमने सामने स्थित या उपस्थित होती है, और सम्मुख कोण भी वही होते हैं जो आमने सामने स्थित हो या उपस्थित हो। और सम्मुख कोण जो है एक ही क्षैतिज रेखा पर नहीं बनते। जैसे आइए अभी समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं मैंने अभी आपको बताया, आमने सामने स्थित या उपस्थित रेखाएं क्या होगी, सम्मुख भुजाएं होगी। जैसे A और B, फिर ये क्या होगी D और C, तो ये दोनों आपस में भुजाएं, कौन सी भुजाएं होगी, सम्मुख भुजाएं। तो इस ABCD चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी होगी, AB, CD। अब मैंने यही बोला आपको कि सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मैंने आपको बताया जो आमने सामने स्थित हो तथा एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित नहीं हो। सबसे पहले समझते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ये होती है जो नीचे सोई हुई होती है, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, यानी कि जो लंब डाला गया है वो। तो यह क्या होंगे, आपस में स्थित नहीं होंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण। तो कोई भी एक कोण ले लेते हैं, कोण A और कोण C हो गया। तो ये दोनों क्या है, आपके सम्मुख कोण है। आसन भुजाएं, अब आप देखते हैं आसन भुजाएं। आसन भुजाएं, हमें ये तो पता चल गया कि आमने सामने स्थित होती है, वो तो होती है सम्मुख भुजाएं। आसन भुजाएं एक क्षैतिज रेखा पर जब किसी दूसरी रेखा द्वारा लंब डाला जाता है तो वो दोनों रेखाएं क्या मतलब क्या कहलाती है, आसन भुजाएं। देखते हैं यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा तो एक क्षैतिज रेखा है यहाँ पे AB, क्या है AB पर देखो CB जो है क्या कर रही है, लंब डाल रही है। तो AB और BC ये क्या होगी, आपकी आसन भुजाएं। कौन कौन सी, AB और BC। अब वो देखते हैं आसन कोण। आसन कोण जहां मतलब क्षैतिज रेखा पर ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा लंब डाला जाता है तो वहां बनने वाले कोण क्या होंगे, आसन कोण होंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्षैतिज रेखा पे एक लंब डाला जा रहा है, यहाँ पे भी लंब डाला जा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, क्या होंगे, आसन कोण होंगे। कौन कौन सा, कोण A और कोण B। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको बता देनी चाहिए वैसे पहले यहाँ पे। तो देखिए जो सम्मुख कोण होंगे उनकी माप हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। सम्मुख कोणों की माप या सम्मुख कोणों का मान हमेशा क्या होगा, बराबर। अगर कोण A का मान 30 डिग्री दे रखा है तो कोण C यानी सम्मुख कोण का भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये हो गया। अब देखते हैं आसन कोण। आसन कोण आपको हमेशा याद रखना है कि उन दोनों कोणों का योग मिलके कितना होगा, 180 होगा। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आसन कोणों का योग कितना होगा, 180। अगर आपको एक 100 दे रखा है तो दूसरा कितने का होगा, 80 का होगा। ये आपको याद रखना है कि आसन कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, और सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, यानी एक का मान जितना है दूसरे का भी उतना ही होगा। तो अब है अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, समांतर चतुर्भुज के कोण। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है बाह्य कोण। हमको पता है ये बाह्य कोण कितने का होता है भाई, 360 डिग्री का। अब एक और आता है इसमें, एकांतर कोण। क्या आता है, एकांतर कोण, लिख लीजिएगा आप नोट कर लीजिएगा। एकांतर कोण, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक आड़ी रेखा खींची जाए, या दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा या एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हैं
तो उस तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। क्या होंगे? एकांतर कोण। समझते हैं। जैसे ये आपको दे रखा है, दो समांतर है, ये आपने एक लाइन खींची, तो इस साइड और इस साइड बनने वाले कोण जो होंगे क्या होंगे? बराबर होंगे। वो क्या होंगे? अंतः एकांतर कोण। अब देखते हैं आगे संगत कोण। संगत कोण जब सेम है लगभग, तो देखते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है तो एक ही तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण। जैसे देखते हैं, दो तिर्यक रेखाएं, सॉरी दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही तरफ बनने वाले कोण क्या होंगे? संगत कोण। क्या कहलाएंगे? संगत कोण। तो ये आपका था समांतर चतुर्भुजों के कोण। तो अब छठा टॉपिक है और प्रकारों का भी लास्ट टॉपिक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। क्या है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। जैसे एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। तो विकर्ण किसे कहेंगे? सबसे पहले तो देखते हैं, तो ये जो यहां से यहां तक एक रेखा खींची जाएगी या यहां से यहां तक एक रेखा खींची जाएगी, इनको क्या कहेंगे? विकर्ण। क्या कहेंगे? इनको विकर्ण कहेंगे। तो विकर्ण की परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी बहुभुज या चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, अब ये था, इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा तो हमारे पास दो आकृतियां मिलेगी, एक इस तरह की और एक ये ऐसी, मतलब दो आकृतियां मिलेगी। ऐसे मिलेगी, यानी इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज बन जाएगा। तो विकर्ण, सीधी सी बात है, विकर्ण जो होते हैं किस पर मतलब किसको कहते हैं? कि जब किसी भी बहुभुज या चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा या समद्विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। और ये भी याद रखना कि विकर्ण जो है बराबर दो भागों में बांटता है। क्या करता है? एक बहुभुज या समांतर चतुर्भुज को कितने भागों में बांटता है? दो। वो भी दो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये आपका था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। इजी था विकर्ण तो। अब देखते हैं आगे। तो अब इस अध्याय का लास्ट एक टॉपिक है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के चतुर्भुज है। तो विशिष्ट प्रकार के चतुर्भुजों में आइए देखते हैं। तो विशिष्ट प्रकार के चतुर्भुज दे रखे हैं हमको आयत और वर्ग। क्या दे रखे हैं? आयत और वर्ग। तो सबसे पहले आयत समझते हैं। आयत उनको कहते हैं जिनकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान हो। जैसे एक आकृति में देखते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। अब एक चीज और देखते हैं, आयत का प्रत्येक कोण जो होगा कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 का होगा। एक चीज और देखते हैं कि विकर्ण जो है, दो विकर्ण या विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। विकर्ण जो होंगे किस पर प्रतिच्छेद करेंगे? समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। ये था हमारा आयत। अब देखते हैं वर्ग। वर्ग समझते हैं सबसे पहले तो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो या जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई माप क्या हो? समान हो, उनको क्या कहेंगे? हम वर्ग कहेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, ये क्या दे रखा है? वर्ग, जिसकी सभी भुजाएं कैसी है? समान। इसका भी हमें पता होना चाहिए भाई कि प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। इसका भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और इसके भी विकर्ण जो है समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। इसके भी किस पर प्रतिच्छेद करेंगे? समकोण पर। तो समझ लेते हैं समकोण पर कैसे। जैसे हमें आयत दे रखा है, क्या दे रखा है? आयत दे रखा है। तो समकोण पर कैसे प्रतिच्छेद करेंगे? देखो, एक विकर्ण यहां से जाएगा
दूसरा यहां से जाएगा, तो यहाँ पे जो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो ये किस पर करेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे। किस पर करेंगे, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे। जैसे अगर ये तो बात हुई आयत की, अगर वर्ग देखें तो वर्ग के दोनों विकर्ण भी किस पर प्रतिच्छेद करेंगे, उनको 90 डिग्री पर। किस पर प्रतिच्छेद करेंगे, समकोण पर या 90 डिग्री पर। तो ये हमारा अध्याय था 3 चतुर्भुजों को समझना। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी इस अध्याय से या इस वीडियो से। धन्यवाद।